अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत हमें ज्वाइन रहे हैं और हम इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। टॉप स्टोरी शेयर कर लो सबसे पहले। बिल्कुल टॉप स्टोरी से हम भी तैयार हो जाएगा, खुद फ्रेश हो जाएगा। हरमीत आज फुल तैयार होकर आया। आज हरमीत ने शलवार कमीज पहनी है, बड़ा हैंडसम लग रहा है। बड़ा हैंडसम लग रहा है, लेकिन ये है कि थका हुआ गया ना। हरमीत जो है वो लाहौर आया हुआ था, लाहौर से रात को गया है वापस। हाँ, सुबह 4:30 बजे पहुंचा है। खैर कोई बात नहीं, शो भी तो अब करना जरूरी है ना। हम आज की टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज फाइनली शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में तकरीर का बजट तकरीर करने का मौका मिल गया और उन्होंने 2.5 घंटे तकरीर की। गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई पर हम बात करेंगे जो असम्बली की थी। फिर हम बात करेंगे मेकअप एसेसरीज में जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। गैर मियारी केमिकल्स का जो इस्तेमाल है ऑब्वियसली वो स्किन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो किस तरह से अच्छी मेकअप प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया जाए, स्किन स्पेशलिस्ट फातिमा दीवान हमारे साथ मौजूद होंगी। फिर हम बात करेंगे और ये जो अभी मतलब मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत से लोगों का मसला है, बहुत सी खवातीन का मसला है कि प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी कॉजेस क्या है, इसके रीजंस क्या है, इसको ओवरकम कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़िले हुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। और एक और टॉपिक, वो भी बड़ा अहम टॉपिक है कि व्हील चेयर पर अक्सर जो रऊफ साहब लोग मौजूद होते हैं जिनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, उनका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है। उनके लिए क्या वेट लूज करने की टिप्स हो, इस पर आज हम बात करेंगे। बड़ा अहम ये टॉपिक है। हमें वेट गेन के हवाले से सभी के लिए वो फायदेमंद होगी चीजें। तो जितने लोग देख रहे हैं हमें, चाहे वो A+ पे हो चाहे वो पब्लिक पे हो, वो जरूर देखें हमें। बिल्कुल बड़ा इंफॉर्मेटिव ये सेगमेंट होने वाला है। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में IT का बढ़ता हुआ रुझान और पाकिस्तान में 75% जो है वो इस शोबे में एक्सपोर्ट्स जो है वो हो रही हैं। इसकी क्या वजूहात है और मजीद इस फील्ड को किस तरह से फ्लरिश किया जा सकता है। IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। और एंड पर हम बात करेंगे PSL 6 की। और गुज़िश्ता रोज भी बड़ा सनसनीखेज मुकाबले हुए, आज फिर से मैच है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एंकर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ के आसिफ अहमद हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। रऊफ साहब आज का एडिटोरियल जरा आप बताएं ना नाज़रीन को। आज का एडिटोरियल मतलब आज 2-3 चीजों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कल शहबाज शरीफ साहब की तुमने बात की अभी कि 2.5 घंटे उन्होंने तकरीर की। उन्होंने 2 दिन की जो कसर थी ना वो कल निकाल दी। वो जो उन्होंने एक स्लोगन दिया है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो चल भी रहा है कि अवाम की जेब खाली है, ये बजट जाली है। तो ये मतलब ये अब मशहूर हो जाएगा। जैसे एक वोट को इज्जत दो हुआ था, रोटी कपड़ा मकान हिट हुआ था, अब ये वाला भी जो है ना हिट हो जाएगा। उसके पहले मतलब वो जो है बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सबसे पहले सिलेक्टेड कहा था। सिलेक्टेड और अब तो हर कोई सिलेक्टेड वो उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं, वो उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं। एनीवेज हुआ ये कि कल दोनों तरफ के मेंबरान बैठे, उन्होंने आपस में समझौता किया और उस समझौते के नतीजे में शहबाज शरीफ को तकरीर करने दी गई। लंबी उन्होंने तकरीर की, उसके जवाब बाद में आए हैं, लेकिन जवाब आगे भी चलते भी चले जाएंगे। बिल्कुल ये तय हुआ कि अब कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, कोई रुकन अपनी कुर्सी से नहीं उठेगा, एक दूसरे को गाली गलोच जो है उससे परहेज किया जाएगा, पार्लिमानी लीडर्स का एहतराम किया जाएगा। हरमीत, ये आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों में जो बदतमीजी हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन शुक्र है कि अब एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे हैं कि जहां पे वो कह रहे हैं कि एक दूसरे के पार्लिमानी लीडर का एहतराम करेंगे, एक दूसरे को तकरीर करने देंगे। फिर जैसे हम कभी आपने देखा है पाकिस्तान की तारीख में कि सियासतदान अपनी बात पे कभी उन्होंने अमल किया है? ये तो आपने पॉइंट जेन्युइन रेज किया। ये आवाम के साथ खोखले वादे और दावे करते हैं, उसी तरह ये हो जाएगा मुआहदा और उसके बाद दोबारा ये मामला होंगे। और हम देखते हैं कि ये आते ही झगड़ा करने के लिए। कोई हम हमेशा इस बात पे हमारा टॉपिक भी यही रहता है कि जब आप आते हैं पूरा दिन आपके पास होता है, कोई नए आइडियाज आप शेयर कर सकते हैं आवाम की भलाई के लिए, आवाम के मुल्क के मफाद के लिए, आप बहुत सारी चीजें शेयर हो सकती है। लेकिन आप अगर क्योंकि मैं कमेटी में भी बैठता हूँ, वहां पे जब कुछ कैबिनेट होती है हम जाते हैं वहां पे, तो वहां पे भी एतराजात उठाए जाते हैं हर चीज पे, और उसमें तकरीबन 6-7 साल भी लग जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई आइडिया आप लेके आए और उस पर कोई मुतफिक हो। तो वहां पे भी हम देखते हैं कि उनके वहां अंदर जो हालात होती है, तो पार्लियामान में कैमरा लगा हुआ है, अंदर तो कैमरा नहीं होता, लेकिन वहां पे भी इनकी सिचुएशन कुछ अलग सी होती है। तो अल्लाह करे
कि मुल्क का भला और ये लोग अपनी बातों पे अमल करें, और ये झगड़े जो रेसलिंग हो रही है बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए। और अच्छा हुआ कि चलो तीसरे दिन ही सही, लेकिन उनको ख्याल आया कि अब आवाम की खिदमत के लिए भी कुछ किया जाए। अच्छा, एक और अहम बात मैं यहाँ पर नाजरीन से ये शेयर करना चाहूँगी कि 10 जून को कानून साजी हुई, वो हुकूमत ने कहा हम उस पर नजरसानी करेंगे क्योंकि ये उजलत में फैसला किया गया था। अब अपोजिशन ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया, और साथ ही साथ जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आनी थी उसको वापस ले लिया गया है, तो ये भी एक अच्छी चीज हुई। एग्रीमेंट के नतीजे में ये सब कुछ हुआ है, और अल्लाह और ये एग्रीमेंट पहले ही हो जाता तो ये 3 दिन जो तमाशा लगा रहा है पूरी दुनिया में जगह आई हुई है वो ना होती। खैर रऊफ साहब अगली स्टोरी पर आते हैं। अगली स्टोरी जो है वो हम बात करना चाह रहे हैं फिल्म के हवाले से। 2-3 सेमिनार हुए हैं और 2-3 बातें डेवलपमेंट हुई है, कोई डेवलपमेंट हुई है। एक तो इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ कि फिल्म को कैसे रिवाइव किया जाए, हमारी फिल्म को। काफ़ी लोग उसमें मौजूद थे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि टारगेट से हटके गुफ्तगू हो रही है। टारगेट ये होना चाहिए कि फ़िल्म को आपने रिवाइव अगर करना है तो आप सबसे पहले उसका एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जैसे पुणे का इंस्टीट्यूट है। पुणे के इंस्टीट्यूट जैसा कोई इंस्टीट्यूट बनेगा जहाँ से आपको टैलेंटेड लोग मिलेंगे, और तो तभी आपकी कोई बात बनेगी। ये मेरा अपना मतलब मेरी टेक है इसके ऊपर। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर मतलब उसमें बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने सेमिनार में शिरकत की है, लेकिन फिर भी ये तमाम वो लोग हैं जिनका फिल्म से उस तरह सा ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। तो फिल्म से ताल्लुक रख, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी की दिल आजारी ना हो। नहीं, आपके कहने का मकसद ये है कि उससे पहले इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाएं अगर मूवीज को रिवाइव करना है। जी हरमीत। हाँ, मैं रूफ साहब से बिल्कुल, रूफ साहब की जो बात है वही हमेशा ऐसे ही होता है। आप फिर कहेंगे मैं तनकीद करूँ, लेकिन तनकीद करनी पड़ती है। हम बहुत बड़े नाम है जो अगर इस किस्म के सेमिनार में आते और अपने सजेशन पेश करते, मशवरे देते, तो कम से कम ये चीज़ें अच्छी हो जाती है। रूफ साहब भी एक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि फिल्म मेकिंग के हवाले से उन्होंने काफ़ी अमेरिका में, वैसे ही बहुत पाकिस्तान में बहुत काम किया है। तो रूफ साहब, इस इंडस्ट्री को इस वक्त जो जवाल की शिकार है, हम आपस में बात कर लेते हैं, तो क्या समझते कैसे उठाना होगा? लास्ट टाइम मुझे सवाद से एक लड़के ने कुछ डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट फिल्म बना के भेजी, कमाल की थी वो फिल्म। मैंने कई लोगों से बात की पर कोई राजी न था। तो ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, क्या करना होगा? प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करती जाऊँ कि हमने अपने शो में उन खातून को इनवाइट किया था। खातून हमारे साथ स्काइप पर थी और उनकी टीम पूरी जो थी उन्होंने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया था, जिन्होंने चित्राल पर वो मूवी बनाई है। वहाँ पर जो खवातीन के साथ तशद्दुद किया जाता है वो कितना ज़बरदस्त टॉपिक था, और मूवी की मेकिंग इतनी ज़बरदस्त थी, स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, और मुआशरती जो हमारे यहाँ पर मसाइल हैं उनको उजागर किया गया था। तो वाकई हरमीत की भी बात बिल्कुल ठीक है, और इस तरह से जो टैलेंट है उसको आगे आने के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर जो आप जिस तरह से बात करें इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, एक तो इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि पीटीवी को एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए, एक ऐसा चैनल बनाना चाहिए, कम से कम उनका एक चैनल ऐसा होना चाहिए जो इस यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हो। पीटीवी हमारे टैक्सेस से चलता है, हम लोग पैसे देते हैं, हम लोग उसकी फ़ी देते हैं, तो फिर उनको इस रट में नहीं पड़ना चाहिए जिस कंपटीशन की रट में वो पड़े होते हैं कि जी जिस तरह बाकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं हमने भी पैसे कमाना है। ये नहीं होना चाहिए। यंग टैलेंट को वहाँ पे, जैसे दूरदर्शन में एक चैनल कम से कम मुख्तस है इस काम के लिए, और वो तमाम नए लोगों की बनाई चीज़ें दिखाता है। दूसरी बात यह है कि मैं कल भी एक प्रोग्राम में शिरकत था, तौसीक हमारे पास बहुत मुख्तसर है, फटाफट से बात बता। बस ठीक है, तौसीक हैदर के प्रोग्राम में मैं था, वो प्रोग्राम में भी हमने फिल्म के ऊपर काफ़ी बात की है। मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि अगर आपने कुछ करना है तो खुदा के लिए स्क्रिप्टिंग अपनी जो है उसको बहुत जानदार करें। और ये बात आप पहले भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। खैर बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्किन एस्थेटिक्स फातिमा दीवान हमारे साथ मौजूद होंगी। किस तरह से अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स का इंतखाब जो है वो किया जा सकता है। खवातीन हमारे साथ इंटैक्ट रहे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेकअप का जो सामान है वो हर औरत के साथ रहता है, हर औरत के बैग में होता है। कुछ हो ना हो मेकअप की चीज़ें बैग में लाजमी होती हैं, लेकिन यही जो मस्कारा होता है, लिपस्टिक होता है, या डिफरेंट किस्म की फाउंडेशंस जो होती हैं कभी कभी हार्मफुल केमिकल्स के साथ भरपूर होती हैं, जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज जो है वो कॉज करती हैं। तो अच्छे मेकअप का इंतखाब किस तरह से किया जा सकता है और इन चीज़ों से, केमिकल से किस तरह से बचा जा सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। स्किन एस्थेटिक्स फातिमा
ईमान हमारे साथ शो में मौजूद है। फातिमा, थैंक यू सो मच, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। मैं देख रही थी PFAS एक केमिकल है, इसके अलावा और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। किस तरह से एक अच्छे मेकअप का इंतखाब किया जाए? जब हम मेकअप लेने जाएं तो हमें पता हो कि हमने ये वाले केमिकल्स जो हैं इनको अवॉइड करना है, अगर हम उनको पढ़ लें एक दफ़ा ख़रीदने से पहले मेकअप प्रोडक्ट्स को, तो किस तरह से जो अच्छा मेकअप है वो हम ख़रीदें और इन केमिकल से जो है हम खुद को महफूज बना सकें? पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। पहले तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मेकअप में एक्चुअली कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है। अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि फ्लोरबीन होती है, जैसे कि जैसे आपने अभी कुछ नाम को प्रोनाउंस किया है, ग्रे नाइट होता है। ग्रे नाइट हमारा एक माइंड होता है जिसमें सॉल्ट निकलता है, जिसमें कोल निकलता है, तो उसकी एक डेड फॉर्म होती है सॉल्ट की, ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। और उससे फिर सारा ये केमिकल जो है वो हमारा मरकरी हो गया, हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हो गई जो कि हमारी रोटेट हो गए। आप सोचें कि एल्युमिनियम की एक फर्म है, जैसे कि एल्युमिनियम हमारा छत में आता है, उस एल्युमिनियम की एक फाइन टर्म है जो कि हमारे मेकअप के अंदर ऐड ऑन होती है और जिसकी वजह से हम लोग लगाते हैं। ऑफ कोर्स लाइक मस्कारा लगाते हैं, लिप कलर लगाते हैं और उसके बाद स्टीरॉइड्स होते हैं उसमें, ये सब चीजें हमारी मेकअप प्रोडक्ट्स में स्टीरॉइड्स भी यूज होते हैं। स्टीरॉइड्स तो आप कोई भी अभी ले लें, जितने भी हमारे फॉर्मुलेशंस हैं, क्रीम्स हैं, इनफैक्ट हमारे सन ब्लॉक्स हैं, हर चीज के अंदर स्टीरॉइड्स हैं, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट जल्दी चाहिए ना। इसमें कोई ये भी होता है कि ये अच्छे वाले स्टीरॉइड्स हैं तो ये स्किन को डैमेज नहीं करेंगे? स्टीरॉइड्स होते हैं अच्छे, लेकिन कुछ कंपनियों के होंगे जिनमें स्टीरॉइड्स होंगे, या सारी कंपनियां जो है उनमें स्टीरॉइड्स की भी एक टर्म होती है। एक स्टीरॉइड्स को एक तरीके से अगर आप लेके चले जाएं तो हम लोगों की ह्यूमन बॉडी में स्टीरॉइड्स होना ऑफ कोर्स जरूरी है। उसके बगैर देखें, हम कभी हम लोग बिल्कुल लो हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें स्टीरॉइड्स देते हैं फॉर लाइक एक्टिवेशन। बट उसके नुकसानात भी बहुत होते हैं। वो फिर वो तो एक डिफरेंट एक टॉपिक ही हमारा चेंज हो जाएगा। तो अभी ये है कि मेकअप चूज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी नॉन जगहों के अगर आप जाते हैं तो नॉन जगहें भी यही कह रही हैं कि वो आप कॉपीज खरीदनी है और कॉपीज इतनी रिफाइंड होती हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। हम लोग बजाय कि इस चीज़ में जाएंगे हम लोग को कौन सा मेकअप खरीदना चाहिए, ना तो हम लोग की पॉकेट इजाज़त देती है कि हम लोग ब्रांड्स जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती कि हम लोग उनको बाय कर सकते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। हम लोग एक चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम लोग इसको जल्दी कैरी करके तो जल्दी रिमूव कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसकी हम लोग डेप्थ में चले जाएं, हमारे जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं उनकी 2 कॉपी नहीं होती है, उनकी को 20 कॉपीज़ होती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कितनी कॉपीज़ हो रही हैं, हमारे नॉट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा हुदा, नेकेड और लॉट ऑफ ब्रांड्स हैं जिनको लोग कहते हैं कि नहीं हमारे बैग में पड़ा होता है, बट इससे वो नहीं कंसर्न होते कि इनके कितने हमारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा, ये जिन ब्रांड्स के आपने नाम लिए आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इनकी कॉपीज के बारे में आप बात करिए, या अगर हमें असल भी मिल जाए तो उनमें भी केमिकल्स कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं स्किन के लिए? नहीं, अगर कॉपीज में जाएंगे तो हम लोग कभी भी अपने आप को नहीं बचा सकते। अच्छा, ये नहीं, आपकी सजेशन ये है कि मेकअप खरीदें लेकिन नंबर 1 खरीदें और किसी ऑथेंटिक जगह से खरीदा जाए? नहीं, आप मेकअप खरीदें, हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री भी तो बना रही है ना मेकअप। ठीक है, हम लोग बजाय के उनको भी प्रमोट करें और उन्हीं का मेकअप जो कि बेहतर है, तो हम लोग व्हाई नॉट के हम लोग उसको यूटिलाइज करें, मतलब लोकल ब्रांड्स को इस्तेमाल किया जाए। जी हरमीत। जी, एक तो रोमा आप बड़े ध्यान से बातों को सुने, डॉक्टर साहब जो कह रही है, आपको अब बॉक्स जो है ना मेकअप का वो छोटा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, बांग्लादेश में गोरा होने के चक्कर में कई लड़कियां ऐसी क्रीम इस्तेमाल करती हैं जो गैर मयारी होती है, तो कितना नुकसान होता है? क्या वाकई वो गोरी बन जाती हैं या स्किन डैमेज कर दिया जाती हैं? ऑफ कोर्स स्किन डैमेज कर देती हैं। मुझे नहीं याद कि कोई गोरा हुआ हो उस क्रीमों से। नहीं, मैं बताती हूँ, गोरे लोग होते हैं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, वो गोरे बहुत हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उनकी जो स्किन है वो पतली हो जाती है और उससे बुरा मतलब पैचेस बन जाते हैं। और इस तरह जितने भी व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा, इनसे ज्यादा नुकसानदेह और अच्छा देखिए उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन सी होता है, फिर अगेन स्टीरॉइड्स होते हैं, टेम्परेरी तो आपको जगा देते हैं, बट जब आप फिर जाते हैं तो फिर वो स्किन लेकर जाते हैं ना, तो वो गोरा नहीं होता। गोरा इज लाइक समथिंग एल्स। क्रीमों से आज तक कोई गोरा नहीं हुआ, जब तक लगाते रहेंगे गोरे होंगे, गोरा हो जाता है। बिल्कुल होता है। अब सिरप आ गए हैं,
अब हम लोग बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए। क्रीमों से आप गोरे नहीं होते, लोग बड़े अनअवेयर्ड हैं। लोगों को तो मैंने ऐसे ऐसे देखा है, वो कहते हैं कीड़ा मार रहे हैं ना तो दांत के अंदर इसको रख लें तो दांत का भी कीड़ा मर जाएगा। मतलब लोग इतने ज्यादा वो अपने आप को सोचते हैं कैसे। कोई जी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गोरा क्रीमों से नहीं हो सकता। हाँ, हम लोग अपने कलर की बैलेंसिंग कर सकते हैं, मुलाजमा मार सकते हैं, बट वो भी जितनी भी क्रीम्स होती हैं उनको हम लोगों को डे में नहीं यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी की जितनी भी क्रीम्स हैं, सी क्रीम जिनको आप कहते हैं, वो हमेशा नाइट में यूज होती हैं। इसकी क्या रीजन दिन में सिर्फ सनब्लॉक। मतलब ये मैंने देखा है जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स भी होती हैं वो यही होता है कि इनको लगाकर आप सन में ना जाएं, सन रेज ना इन पर पड़ें, और मोस्टली के साथ यही होता है कि ये रात के टाइम इस्तेमाल की जाए। तो इसकी अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना सन में, तो डायरेक्टली हिट करती है आपकी स्किन को। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी कि जो मतलब ये सवाल मैं आपसे बाद में करूंगी कि स्किन की रंगत को बेहतर कैसे किया जा सकता है, कुछ टिप्स उस बारे में बता दें क्रीम्स के हटके। लेकिन इससे पहले हम मेकअप डिस्कस कर रहे थे कि आपका ये फिर लोगों को सजेशन है कि लोग जो हैं वो मेकअप लोकल ब्रांड्स हमारे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, लोकल ब्रांड्स की जब हम बात कर रहे हैं, लोकल ब्रांड्स में लो क्वालिटी ब्रांड्स बहुत ज्यादा हैं। अब वो तखसीस कैसे की जाए कि लोकल ब्रांड कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है? यानी हर एरा गैरा नथु खैरा गलियों में उन्होंने वो बना के क्रीमों के और ड्रमों में डाल के खुले आम मतलब उस तरह से बन रहे होते हैं, तो उसको कैसे किया जाए? किसी जगह के ऊपर भी आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटीज जो होती हैं वो आपको बताती हैं कि क्या है क्या नहीं। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में मेडोरा भी है, ठीक है, तो हम लोग बजाय के खुदा और इधर उधर जाके उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो वाई नॉट लाइक हम लोग अपनी इन चीज़ों को प्रमोट करें, वाई नॉट। और मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, फिर मेरे ख्याल में मेरी सजेशन यहाँ पर ये है कि जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं वो भी आप किसी अच्छी ऑथेंटिक जगह से लें। कोई आजकल मैंने देखा है कि किसी लोकल मार्केट में कौन कॉपी करेगा, आप मुझे बताएं। कॉपी कोई नहीं करेगा, बट स्टिल आप उसको अच्छी जगह से ही खरीदें। मेरे ख्याल में जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स हैं, लिप्स आपके इतने सेंसिटिव हैं, उनके लिए आपको हमेशा अच्छी जगह से ही चीज संडे मार्केट पे ठेलों के ऊपर अगर आप खुदा खरीदेंगे तो उसका फिर क्या रिजल्ट आएगा? मेरे ख्याल में एक बड़ी कम लोगों की तादाद है जो इस तरह से करती है। सब खरीदती है, सब खरीदते हैं। जितने भी सैलून्स हैं, जितने भी लोग, मतलब अब लोग ना फेक हो गए हैं और वो बस फेक चीजों को आगे प्रमोट करते हैं और वो दे डोंट केयर कि इसके हमारे ऊपर साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, इसी की बात कर लेते हैं। जब आपने कहा ये जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स या कॉपीज जो हैं, कुछ तो थोड़ा सा आपने पहले बता दिया उनमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, लेकिन ये कि इनसे स्किन को क्या क्या ज्यादा नुकसानात हैं जो इनसे पहुंच सकते हैं आम पब्लिक के लिए, हम कम से कम ये बात करें। जो जितने भी हमारे लिप कलर्स होते हैं वो हमारे हनी बी वैक्स से बनते हैं। ठीक है, हनी बी वैक्स एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बी वैक्स है और वो हमारी लिप शहद की मक्खी का, बिल्कुल बिल्कुल लिप बाम। अगर अच्छी जगह से आपके लिप कलर्स आप खरीदते हैं तो वो हमारे लिप्स को और ज़्यादा बेहतर करते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर फिर कलर्स आ जाते हैं, कलर के एड इन होते हैं, बट सम हाउ अगर हम लोग यही लिप कलर मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो उसमें अगेन मरकरी ऐड हो जाता है। वो क्या करता है, इस तरह की चीज़ें जाके हमारी माउथ से हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, एक तो हमारी नाक से अंदर जा रहा है, एक स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहा है हमारे अंदर। ग्रेजुअली हम लोग मर रहे हैं, फिर हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होके वो कैंसर को भी आगे लेकर आ रहा है। ब्लड कैंसर हो गया है, क्या प्रॉब्लम हुई है, हमें थायराइड हो गया है, थायराइड हो गया आपकी बहुत ज़्यादा। फिर आंखों में मस्कारा, आप देखें कितना इजी टू है मस्कारे से आपके आंख के अंदर जाना, और फिर इससे आपका रेटना जो है वो बिल्कुल लोग अंधे हो जाते हैं, आपकी लैश खत्म हो जाती है। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं। इसमें आपने जो बताया कि एक लोकल ब्रांड चल रहा होता है। अच्छा, मेरे जैसे जो लोग हैं जिनका मेकअप रोजाना होना है, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे हैं। वो किस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत किस तरह से करें? स्किन की हिफाजत अगर आप अप्लाई करें, अच्छे मेकअप जो आप लेते हैं तो उसमें आपका सन ब्लॉक ऐड ऑन होता है, नंबर 1। जो आपने लास्ट टाइम भी बताया था, SPF बिल्कुल। अच्छे जो हमारे लोकल ब्रांड्स होते हैं उनमें भी इसकी क्वांटिटी होती है इनफैक्ट। तो अगर आप सपोज जैसे अगर एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लोगों को पता होगा, एवरीबडी नोज, 5,000 रुपये का या 15,000 रुपये का भी आपका एक कॉम्पैक्ट है और वो 150 का भी कॉम्पैक्ट है। मैंने दोनों के ऊपर सर्च की है। 150 का कॉम्पैक्ट जो मेडोरा से हम लोग को मिलता है, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा। वो हार्मलेस है, वो थिन है और उसके ग्रेन्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो आपके पोर्स के अंदर जाके एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है।
उसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग जाके, बट आपने कहा कि स्किन का कैसे ख्याल रखा जाए। स्किन का ख्याल सन से बचा जाए जितना हम बचा सकते हैं, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा किया जाए। अगर हम लोग वैसे अपने यूनिवर्स का देखें तो वो भी पानी कम हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो एट ऑफ द एंड नहीं, अब स्किन पे रोजाना मेकअप होना है, फाउंडेशन लगनी है, उससे पहले हम ऐसा कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएं, प्राइमर लगाएं जो बच सकें? एक तो सनब्लॉक, उसके बाद फिर हमारे प्राइमर्स आपने देखा होगा कि प्राइमर्स आपकी फेस के ऊपर एक लेयर को ले आते हैं। प्राइमर्स को हम लोग कहते हैं कि नहीं छोड़ दें, बस डायरेक्ट लगा दें, तो प्राइमर इटसेल्फ एक अच्छी लेयर आपकी स्किन के ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद आप मेकअप करें तो प्राइमर उसको अच्छा ठीक हो गया, ये भी प्राइमर सेव कर देता है। यहाँ पर कोई इजी टिप्स बताएं जो लोग अपना रंगत को जो बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत गोरा नहीं लेकिन एक अच्छी मतलब जो रंगत है वो विटामिन सी की टैबलेट्स खाएं। मैंने पहले भी बताया था, हमारा अंदर सही होगा तो हमारा फेस ठीक होगा। कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन सी, मतलब ये सप्लीमेंट से ही ठीक होगा। और एक मुख्तसर सा जवाब, विटामिन ई को खूबसूरती का कैप्सूल कहा जाता है, ये वाकई खूबसूरती का कैप्सूल है और इसको खाना है या इसको खोलकर लगाना भी है? हाउ टू अप्लाई दिस कैप्सूल, इस हवाले से भी बताएं। आप किसी चीज पे ऐड ऑन कर सकते हैं, आप अपनी नाइट क्रीम में ऐड ऑन कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर। और एक और सॉरी मैं आप मतलब इस तरह से लगाया जा सकता है कि कैप्सूल को थोड़ा सा खोल कर उसमें होल करके उसके अंदर से जो निकले लिक्विड वो आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके कोई नहीं। और दूसरी सबसे मेन मैं आपकी बात, जितना हमारे प्रोडक्ट के अंदर फ्रेगनेंस होगी उतना ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो आप सोचें कि टॉक्सिन होगा, मतलब हमारा पॉइजन। तो अगर हम लोगों ने लगाया, हम लोग कहते हैं फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है लगाएं, बट थोड़ी देर के बाद वो जो आपकी फ्रेगनेंस होती है वो एसिड में कन्वर्ट होती है। यानी कि आपका कहना ये है कि जितने भी फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ज्यादा फ्रेगरेंस, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो बेस है, चाहे वो लिप कलर। सही हो गया, सही हो गया। थैंक यू सो मच फातिमा, आप जब भी आती हैं बड़ी टिप्स देकर जाती हैं जो बाद में मैं उनको खुद भी यूज करती हूँ तो मेरे लिए भी बड़ी फायदेमंद होती है। नाज़रीन, कहना है कि लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें लेकिन जो मेकअप है वो अच्छी जगह से खरीदें। खैर, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़िले हुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, न्यूट्रिशन जो है इट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, और प्रेगनेंसी के बाद अक्सर जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली वो वेट दिखने में तो बुरा लग ही रहा होता है, साथ साथ ये साइकोलॉजिकली रऊफ साहब किसी खातून को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रखता है, कॉम्प्लेक्स फील करती हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद जो वेट है उसको नॉर्मल वेट पर किस तरह से लाया जाए, आज हम इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और अहम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जो व्हील चेयर पर जो लोग मौजूद होते हैं वो अपना वेट किस तरह से मेनटेन रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो व्हील चेयर पर बंदा होगा उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, खा पी तो वो रहा होगा, तो ऐसे जो लोग हैं वो अपना वेट किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज़िले हुमा हमारे साथ शो में मौजूद है। ज़िले हुमा, आपको शो में खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले जरा प्रेगनेंसी वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ना, कि व्हाट आर द मेन रीजंस कि एक खातून जो है वो प्रेगनेंसी के बाद इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेती है, उसके बाद वो वेट कम करने में भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िले हुमा है और मैं हल्सियान मेडिकल सेंटर में होती हूँ आजकल, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होती हूँ लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। ये आजकल का हमारा बहुत ही ज़्यादा मेन कंसर्न है प्रेगनेंसी में। जब प्रेगनेंसी के अंदर तो ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में ईटिंग जो हैबिट्स होती है फीमेल की बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सीड होती जाती है। उसके बाद जब हमारा सी सेक्शन होता है या प्रेगनेंसी के बाद सी सेक्शन होती है, नॉर्मल लेबर पेन्स होते हैं, उसमें तो वेट आपका हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, स्वेलिंग्स कम हो जाती हैं। बट आफ्टर सी सेक्शन ये होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है आजकल होममेड खाने होते हैं, देसी चीज़ें होती हैं, पंजीरियाँ खाना शुरू कर देती हैं, और खाने की हैबिट इतनी ज़्यादा एक्सीड हो जाती है कि वो उनका वेट पुट ऑन होता जाता है। हमारे यहाँ पर एक ये भी मिथ होती है, जो भी खातून प्रेग्नेंट होती है वो समझती है कि मुझे 2 लोगों का खाना खाना, एक अपना खाना है और एक बेबी का खाना खाना है, इस वजह से भी जो वेट गेन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस वजह से बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, और बहुत सारी पंजीरियाँ और देसी खाने और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सीड ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसके से ये होता है कि हम उनको सर्विंग साइज देते हैं, 3 to 5 प्लान्स देते हैं, उसमें उनका होता है 1500 कैलोरीज जो होती हैं ना, हम उन्हें पर डे उन्हें देते हैं।
बट उससे ज़्यादा अगर वो एक्सीड करते जाते हैं। रीजंस आपके ख्याल में ये है कि जो ओवर ईटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, और जो ये पंजीरियां वगैरह और इस तरह के जो देसी चीज़ें, हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को इस तरह से पंजीरियां और इस तरह के बहुत देसी घी दूध में डालकर वो देना, ये आपके ख्याल में ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक्सेस बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन ले लेते हैं, हाई कार्ब्स ले लेते हैं, फैट्स का उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, और फूड इनरिच तो होता ही नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स कम कर देते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो इंटेक होता है वो कम हो जाता है, फाइबर इंटेक कम हो जाता है। उसकी वजह से ये होता है कि वो जब हाई फैट्स लेना लग जाते हैं, इंटेक उनका बहुत ज़्यादा होता है, अनसेचुरेटेड फैट लेना शुरू कर देते हैं, तो उनसे उनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है। एक वजह तो ये हो गई खाना पीना। जी सर। जो प्रेगनेंसी के दौरान में वजन बढ़ना वो तो एक नेचुरल फिनोमेना भी है। अच्छा, अब इसको कम करना प्रेगनेंसी के बाद, जैसे डिलीवरी के बाद, अब इसको कम करना। एक तो आप बता रही हो कि आप लोग मतलब वो थेरेपीज करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, लेकिन जो घर पे ख़वातीन देख रही हैं जो नहीं जा सकती, वो क्या करें मतलब उसके लिए? वो अपना हेल्दी एक डाइट प्लान, एक रूटीन सेट करें टाइम पे। सबसे पहले तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्लीप और आपके रूटीन जो मील्स की रूटीन है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर नींद कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो आपका वेट पुट ऑन होगा, अगर आपका खाना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप मील स्किप कर रहे हो तो आपका वेट गेन होगा। जबकि लोग कहते हैं कि हम खाना स्किप कर देंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, खाना स्किप करना शुरू कर देते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच नहीं करते, डिनर नहीं करते। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद एक खातून को वैसे भी अपनी खुराक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो लैक्टेटिंग फेज में भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हेल्दी डाइट जो है वो क्या ली जाए कि जिससे वेट भी पुट ऑन ना हो और आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो भी मतलब फुलफिल हो रही है? उसमें हम उनको ना 5 सर्विंग्स का ना 5 मील्स का एक प्लान बना के देते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे ग्रुप्स आते हैं। उसमें हमारा फ्रूट आता है, ग्रुप्स में आता है, वेजिटेबल आती है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है उनके BMI पे और उनका क्या क्या सिचुएशन है, किस तरह की उनकी बॉडी है, क्योंकि बॉडी सबकी वेरी करती है। उनको ये भी चेक करते कोई फूड एलर्जीज तो नहीं है, किसी किस्म का कोई उनको फूड लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है, या किसी ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली उनकी बॉडी को टाइप देखते हुए फिर उनको प्लान देते हैं, जिसके सारे फूड ग्रुप्स की एक हमारा मैनेज प्लान होता है, जिसके अंदर हम एक उन्हें ब्रेकफास्ट प्लान देते हैं, फिर उनका एक मिड डे स्नैक प्लान होता है, फिर लंच का होता है, फिर स्नैक प्लान होता है, उसके बाद हम 8 बजे तक एक डिनर का प्लान देते हैं। 5 मील्स ये उन खवातीन के लिए है जो बच्चे को जिन्होंने दूध पिलाना है, जिसको देखभाल करनी है। अगर वो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन भी कर लेंगी फिर भी उनका ये होगा कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्टीज आएंगी। और अगर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगी डाइट की कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगी, फिर भी उनका वो भी खुद भी उनकी जो हेल्थ होगी और डाइट होगी कॉम्प्रोमाइज होगी और उनके बेबी की भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जी हरमीत से भी जरा सवाल ले लेना। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बात की कि नींद के हवाले से, तो जाहिर बात है जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद माँ की जो नींद है वो बड़ी मुश्किल से होती है, तो नींद को फिर कैसे मेंटेन किया जाए? और दूसरी बात ये कि जब एक खातून प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर कौन सी ऐसी विटामिन है कि जिसका इस्तेमाल से कम उसकी जो बॉडी है वो उसी तरह उसकी सेहत बरकरार है, उसी तरह एनर्जेटिक रहे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। स्टार्टिंग में तो हम लोग कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, कोई भी डॉक्टर नहीं करता। ऐसा ये होता है जब आफ्टर 3 मंथ्स फॉलिक एसिड स्टार्ट कराते हैं, अगर सप्लीमेंट्स जैसे कैल्शियम विटामिन स्टार्ट कराते हैं ताकि आयरन रिच जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ताकि जो बेबी होता है ना उसकी जो भी मतलब ऑब्वियसली उसकी जो हो रही होती है प्रोडक्शन हो रही होती है और उसमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अच्छा, उनके लिए अपने आप को वेट को एक मुतनासिब सा रखना जी, वहाँ पे भी यही है ना, जैसे आप बात कर रही हो, माएँ हैं, नानियाँ हैं, वो सारी ठोस रही होंगी जैसे उन्होंने कहा, तो मतलब उनके लिए भी 5 मील अ डे प्लान है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो 5 मील प्लान है ना उसमें आपने भरपूर खाना नहीं खाना, बड़ा एतदाल के साथ खाना खाना है। बिल्कुल ऐसे अब ये कोई औरत मतलब कोई भी खातून हमें घर बैठे सुन रही हो और वो ये सोचा कि मैंने तो 5 दिन खाना खा सकती हूँ, वो 5 दफा खाना खा सकती हूँ, तो ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। वो बड़ा मुनासिब एतदाल में आपने खाना खाना है। और मेरे ख्याल में ये आपको डाइट प्लान किसी से लेकर खाना चाहिए, खुद से नहीं। एक तो सेल्फ मेडिकेशन होता है ना, दूसरा यानी सेल्फ डाइट प्लानिंग आपको खुद से नहीं करनी चाहिए। एक जो जब खुद खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं ना उसमें ये होता है कि गैस्ट्रिक डायबिटीज का बहुत ज्यादा होता चांसेस होते हैं,
डायबिटीज़ 2 होती है, मेलाइटिस 2 हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल डायबिटीज। हाँ जी, उससे ये होता है कि बहुत अगर वो क्योर नहीं हो रही होती टाइम पे, वो ज़्यादा अपना खाना पीने पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे होते। हम कभी भी नहीं कहते कि आप कट ऑफ कर दें खाना पीना, लेकिन हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं आप। अच्छा, ये तो आपने फूड ग्रुप्स बता दिए और 5 मील्स बता दिए एक दिन में लेने हैं, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट है, आपका मिड डे है, फिर लंच है, फिर स्नैक्स हैं और फिर आपका शाम का खाना है। लेकिन इसके अलावा कोई टिप्स आप देखने वालों को देना चाहें, इसलिए कि मतलब बहुत से मतलब लोग जो हैं वो प्रेगनेंसी के बाद सौंफ का पानी इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के मुख्तलिफ घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ें डालती हैं, कम डालती हैं लेकिन डालती हैं। तो इस तरह की कोई टिप्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर हम इस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। हम उन्हें ग्रीन टी भी सजेस्ट करते हैं, नॉर्मल ग्रीन टी भी करते हैं, उसमें सौंफ, इलायची और दालचीनी का पानी जो होता है हम वो भी उन्हें कहते हैं। नीम गर्म पानी ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं ताकि उससे उनका ये होता है कि जो एसिडिटी होती है वो उनकी काफ़ी। मेरे ख्याल में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो इनटेक है, सैलड्स वगैरह की इनटेक है, वो आपको प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा कर देनी चाहिए। प्रोटीन इनटेक आपको ज़्यादा कर देनी चाहिए, इससे जो वेट है वो मेंटेन रहे। खैर, अभी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। जो लोग व्हील चेयर पर मौजूद होते हैं, डिफरेंटली एबल पीपल, वो अक्सर बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो क्या उनका वेट लूज होना पॉसिबल है और अगर है तो उसके लिए उनको क्या डाइट जो है वो इस्तेमाल? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई अब तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी ओपन हो गए हैं जो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए एक्टिविटीज़ कराते हैं। लाहौर में भी माशाल्लाह बहुत सारे हैं। वेट उनका इस तरह से लूज होता है कि हम पहले उनका वेट चेक करते हैं कि उनका वेट कैसा है। जो उनका वेट होता है पहले व्हील चेयर के साथ उनका वेट करते हैं, उसके बाद व्हील चेयर पे बिठा के उनका वेट होता है। उसके बाद व्हील चेयर का जो वेट होता है वो माइनस कर देते हैं, उसके बाद उनका बीएमआई करते हैं। बीएमआई के बाद हम देखते हैं कि उनका जो उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से हम उनके कार्ब्स थोड़े रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उनका प्रोटीन जो होता है ना वो हाई कर देते हैं। उससे ये होता है कि उनका काफ़ी जो फैट पुट ऑन करने का होता है वो कम हो जाता है, रिस्क जो फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी इस तरह से होती है कि एरोबिक्स कर सकते हैं। व्हील चेयर पे भी ऐसी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हम एरोबिक्स भी कर सकते हैं, बास्केटबॉल भी प्ले कर सकते हैं, टेनिस भी हो जाती है। इस तरह से काफी सारी एक्टिविटीज अपर बॉडी जो है उसकी एक्सरसाइज हो सकती है, स्ट्रेंथनिंग की भी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। यानी कि जो व्हील चेयर पर मौजूद अफराद हैं वो भी अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हाई प्रोटीन डाइट लें और साथ ही साथ जिस तरह से ज़िले हुमा ने एक्टिविटीज़ बताई हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़, एरोबिक्स, फुटबॉल हो गया, उसमें खुद को इंगेज करना चाहिए। खैर ज़िले हुमा आपको फिर इंशाल्लाह शो में दावत देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। नाजरीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में आईटी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आईटी एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो 75% इनमें इजाफा देखा गया है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन फॉर आईटी बुरकान सईद साहब हमें शो में ज्वाइन करें हैं। बुरकान साहब, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। आईटी एक्सपोर्ट्स में अचानक 75% इजाफा हुआ है, आपके नजदीक इसकी क्या वजूहात हैं? Thank you very much for inviting me and sharing update on this important topic. इसका जो पाकिस्तान में जो आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल इस वक्त वो है वो कोविड का है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से डिजिटाइजेशन हो रही है और आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं या आईटी की जो इंडस्ट्री है वो $3.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पे चली गई है। तो ये इसकी वजह से इंडिया और फिलीपींस जैसे ममालिक जो हैं वो उस तरह सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन्स लगे हैं। तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को देखा और पाकिस्तान गवर्नमेंट की इसमें एक अच्छी पॉलिसी जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए वो ये है कि इन्होंने लॉकडाउन में आईटी कंपनीज को अलाउ किया ऑपरेट करने के लिए विद 50% तक 50% कैपेसिटी के साथ, जिसकी वजह से दुनिया ने पाकिस्तान को देखा कि पाकिस्तान इन हालात में भी अपनी कमिटमेंट्स बिजनेस की डिलीवर कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ एक अटेंशन आई और एक्सपोर्ट्स हमारी जो हैं वो तकरीबन 75% इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ जाएंगी। लेकिन ये वन टाइम भी हो सकता है। इसको ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए जिसको कैपिटलाइज करना चाहिए पाकिस्तान को और इस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि ये सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करे। अच्छा, ठीक है जी
बुरकान साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो पाकिस्तान है वो आईटी एक्सपोर्ट्स में तरक्की तो बहुत कर रहा है आईटी की इस इंडस्ट्री में, लेकिन बांग्लादेश से बहुत पीछे है। भारत में आईटी जो है वो बहुत तरक्की करे, इसकी क्या रीज़न है और पाकिस्तान मज़ीद फ्लरिश करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। इसमें जी मेनली वजह यह है कि पिछले 20 सालों में हमारी जो गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक इनकम टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है, जबकि आप इंडिया में जाएं तो इंडिया में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंडिया ने बनाई हैं, बांग्लादेश पिछले 2-3 साल से बना रहा है। उन जोन्स में तमाम इनकम एग्जाम्प्ट होती है, ना सिर्फ बल्कि और बेनिफिट्स लाइक बिजली सस्ती और सस्ती ज़मीन कंपनीज को दे दी जाती है ताकि वो लीज के ऊपर अपनी बिल्डिंग्स बनाए, किस्तों में ज़मीन दे दी जाती है। बिजली सस्ती के अलावा वहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ की जाती हैं कंपनीज को, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ एक बेनिफिट मौजूद था जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर अपने बलबूते पे समझ लें कि बगैर किसी पॉलिसी के ग्रो हुई हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत आगे निकल गए। इंडिया इस वक्त 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स कर रहा है और बांग्लादेश जो है वो तकरीबन उन्हें 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को एक पॉलिसी के तहत लेके चले हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। जी आप बात तो कर रहे हैं मतलब इस बारे में आपने बात की। अच्छा पहले हरमीत बात कर ले फिर मैं करता हूँ। जी हरमीत। जी 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 मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश और भारत की जैसा रोमा ने बात कर दी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अब है मजीद क्या इकदाम करने होंगे, कितना आगे निकलना, क्योंकि जारी बात है कि बड़ी मेहनत करनी होगी दोबारा इस इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए। नौजवानों को इस वक्त अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो बहुत शरह बढ़ रही है, तो नौजवान आईटी की इस इंडस्ट्री से मुस्तकबिल में क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं और हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है, क्या पॉलिसियाँ ला रही है? देखिए जी, इसमें अभी तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, बट ये है कि पॉलिसी पे काम हो रहा है और फर्दर फ्यूचर में लग रहा है कि कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है जी जो सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट कर सकता है। फ़िलिपीन जैसे मुल्क में तकरीबन 4 मिलियन लोग जो हैं वो आईटी के अंदर एम्प्लॉयड हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा प्रोग्रामिंग करता हो या हाई एंड कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो वही काम करे। इसमें इंग्लिश बोलने वाले जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं या नॉर्मल इंग्लिश समझने वाले लोग हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए भी 30-30, 40-40, 50 हज़ार की जॉब इसमें जनरेट हो जाती है। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री के ये हालात हैं कि 2-2, 3-3 साल एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो लाख, 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे मुल्क में वो ग्रेजुएट क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही और जो कम लोग इंडस्ट्री में हैं वो ज़्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट को इस पर काम करना पड़ेगा, ऐसे प्लान बनाने पड़ेंगे कि इंडस्ट्री के साथ मिल के लोगों को जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में से निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री रेडी हों। अच्छा, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ का मसला नहीं है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स अच्छे हैं जो तकरीबन 5-6 हज़ार, मैं कहूँगा 35,000 ग्रेजुएट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो बाकी जो 5,000 के अलावा हैं वो तकरीबन वो उनकी परफॉर्मेंस जो है उनको बेहतर करना होगा। अगर हम उसको बेहतर कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान में इवन हम इसमें सालाना 1 लाख लोग खपा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो इतने लोगों को जॉब जनरेट करके दे सकता है। इसमें हमें ये देखना होगा कि पूरी दुनिया में स्पेशली इंडिया में और फिलीपींस में उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस इतना आसान किया है। हमारे सेक्टर में जनरली 4 किस्म की कंपनीज होती हैं। एक वो कंपनी होती है जो अमेरिकन फॉर एग्जांपल या ब्रिटिश कंपनी है या यूरोपियन कंपनी है, लाइक IBM, स्टारा डाटा और ये बड़े नाम होते हैं बड़े, जो कि जिन्होंने इंडिया में 2-2, 2.5 लाख लोगों के सेटअप एक एक कंपनी ने लगाए हुए हैं। तो हमारे पास अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है या ईज ऑफ बिजनेस नहीं है जिससे हम इस तरह के बड़े नामों को ट्रैक कर सकें, क्योंकि ये ज्यादा जॉब जनरेट करती है। अच्छा, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर प्लान नहीं है, जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं स्पेशली जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उस तरह से मयार की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लानिंग करें। तो आप क्या समझते हैं उसके लिए क्या प्लान जो है वो गवर्नमेंट दे सकती है, क्या प्लान जो है स्ट्रेटजीज जो है वो तरतीब दी जा सकती हैं ताकि उनको भी अच्छे तरीके से इस चीज़ में इंगेज किया जा सके? देखिए जी, सबसे ज्यादा नॉलेज तो इस वक्त इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो इंडस्ट्री के लोगों को इस वक्त किसी किस्म का जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं, हम अपनी कंपनी से मैं भी अपनी कंपनी से लड़कों को भेजता हूँ लेकिन पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन चैलेंज वही होता है कि हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर ग्रेजुएट लोग होते हैं, BS उन्होंने किया होता है। यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं जी मास्टर लोग होने चाहिए। अच्छा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि जब वो जाके पढ़ाते हैं तो लोगों पर इम्पैक्ट आता है। तो हमने एक रिक्वेस्ट ये की थी गवर्नमेंट को कि जी आप ये जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के अंदर से फॉर एग्जांपल 1000 लोग, 2000 लोग
जाके शाम को या वीकेंड्स पे यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाएं, ताकि 25,000 20,000 लोगों पे इम्पैक्ट आए, 30,000 लोगों पे इम्पैक्ट आए और वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंडस्ट्री रेडी हो जाए। अभी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ज़्यादातर ध्यान रिसर्च पेपर्स पे होता है, यूनिवर्सिटीज का जो इंटेंट होता है वो रिसर्च पे होता है। तो अंडर ग्रेड जो है वो क्वालिटी वो बहुत यूनिवर्सिटीज के अंदर पुअर होती है। स्पेशली PhD को यूनिवर्सिटी जो है वो 500-600 हज़ार रुपया पर आवर दे रहा होता है, तो हमारे लोगों के लिए कोई ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होता। तो यही होता है कि जो 20-30 कंपनियां 40 कंपनियां ज़्यादातर अपने सेल्फ या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोगों को भेज देती हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी खातर खाना पेमेंट है ना, इंकरेज किया जाता है कि इंडस्ट्री से लोग आएँ और पढ़ाएं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के अंदर, एकेडेमिया के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ना होने के बराबर, और जो लड़के आते हैं उनको इंडस्ट्री का बिल्कुल पता ही नहीं होता कि वो इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो टैक्स की पॉलिसी का मतलब बात हो रही है कि टैक्स लगा दिया जाए और मतलब हो, आप लोगों को तशवीश है उस हवाले से, आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इसको मज़ीद ग्रो करवाने के लिए क्या किया जाए? फिर देखिए जी, इसमें मुल्क के लिए दो स्ट्रेटजीज हैं, या तो हम पे टैक्स लगा दें या हमें रेगुलेट करें और अपने टैक्स टारगेट हम IT से पूरे करें। दूसरा ये बात है कि अगर गवर्नमेंट छूट देती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम अभी टैक्स नहीं लगाते, या ये जो टैक्स क्रेडिट रजीम है जो लाए हैं अभी ये IT इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाह रहे हैं कि हम मेक श्योर करें, इवन ये भी फोर्स करें कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो जबरदस्ती उनको मेक श्योर करें कि वो पाकिस्तान पैसे लाएं। वो कैसे पैसे पाकिस्तान बाहर से लाएंगी? वो मल्टीनेशनल्स की कंपनीज हैं, वो बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम है। आप कैसे एप्पल को या सैमसंग को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने ग्लोबल प्रॉफिट्स पाकिस्तान लेके? हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो कंपनियां पाकिस्तान में अपने एम्प्लॉयज रखें ताकि यहाँ पे जॉब जनरेट हो और डॉलर्स आए पाकिस्तान में। तो ये इनको जो है या तो ये डिसाइड करना होगा कि हम इसको इंसेंटिवाइज करें सेक्टर को और इसको ग्रो होने दें, ताकि जो पैसे हम इनसे टैक्स में लेना चाहते हैं वो ये अपनी ग्रोथ पे खर्च करके ग्रो करें, या हम इसको अभी से मिल करना शुरू कर दें और इससे अभी से टैक्स लेना शुरू कर दें। और ये हमें अनकम्पेटिटिव भी कर देगा ग्लोबली जो ये अप्रोच है, क्योंकि हमारी जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसके लिए इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज हैं जहां पे ना सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन मौजूद है बल्कि बांग्लादेश जो है वो इस वक्त अपनी इंडस्ट्री को 10% क्रेडिट भी दे रहा है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल $1 लाख बांग्लादेश में कोई कंपनी लेके आती है तो बांग्लादेश गवर्नमेंट उसको $10,000 अपनी तरफ से दे देती है। वो इस वजह से दे देती है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स आए, जबकि हम जो है वो इस अप्रोच पे चल पड़े हैं कि हम IT इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि ये बहुत ग्रो कर रही है, तो हम जो अपने IMF के टारगेट्स हैं या टैक्स टारगेट्स हैं वो इनसे पूरे करते हैं ताकि, और इसका अनफॉर्चुनेट नुकसान ही होगा, टैक्स तो मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में लेकिन फिर ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी जी। सही, टैक्स अगर लगाया जाएगा तो ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर रोज़गार के बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह से आप जो प्लान्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं गवर्नमेंट के लेवल पर वो बता रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए IT का जो सेक्टर है वो रोज़गार के हुसूल के लिए टेक्सटाइल से आगे निकल सकता है? बिल्कुल जी निकल सकता है। देखें इस वक्त मैं आपको जो डिमांड बता रहा हूँ, अमेरिका में सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी एरियाज में 20-20 लाख लोगों की सालाना शॉर्टेज है, कुछ एरिया में अप टू 20 मिलियन लोगों की शॉर्टेज है ग्लोबली। तो ये इतनी बड़ी शॉर्टेज है कि अगर आप साल में 1 मिलियन बंदा भी ट्रेन करके उनको ले आते हैं तो जरूरी नहीं आपके 40-50 हज़ार 30-40 हज़ार ग्रेजुएट्स हैं जो IT के हैं। आप दूसरी फील्ड्स के लड़के जिन्होंने BCom किया हुआ है, जिन्होंने MBA किया हुआ है, IT में सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं है, IT में फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम है, डाटा का काम है, डाटा को क्लीन करने का काम है, चीज़ों को चेक करने का काम है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। ये सारी IT की ही सर्विसेज है जो IT के थ्रू दी जाती हैं। तो इसमें वो लड़के जो इवन FSC पास हैं उनको भी 6 महीने की ट्रेनिंग देके किसी काबिल बनाया जा सकता है कि वो एक There can be multiple options और जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स लर्न करवा के इस इंडस्ट्री को जो है वो ग्रो किया जा सकता है। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और ऑब्वियसली जो टैक्स लागू किए गए हैं IT इंडस्ट्री पर उनको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे और यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया बुरकान साहब, आपने गुड मॉर्निंग पर वक्त निकाला। नाज़रीन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बल्तिस्तान इंतहाई खूबसूरत इलाका है जहां पर रऊफ साहब कुदरत ने बेपनाह
खूबसूरती वाले जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो दिए हैं, साइट्स बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ पर बेशुमार पत्थर हैं जो बहुत खूबसूरत है, और ये जो इलाका है वो मादनियात से माला माल है। ये सारी हम बार बार बात करते रहते हैं, हमने पहले भी गिलगित बल्तिस्तान पूरे का जिक्र किया है। अभी हम जो दिखाने जाएंगे वो बल्तिस्तान की साइड का है, लेकिन अगर हमने पहले बात की, अभी 2-3 दिन पहले हमने नलतर के हवाले से बात की थी, नलतर के हवाले से भी रिपोर्ट दिखाई थी, हुंजा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये पूरे इलाके जो हैं ये दस्तकारी के हवाले से, अपने कीमती पत्थरों के हवाले से बहुत मकाम रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी लोकल लेवल से आगे तक अभी प्रमोशन उस तरीके से नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक और पत्थर है जिस तरह से जहर मोहरा, वो बहुत ज़बरदस्त पत्थर है, खूबसूरत है। यहाँ पर मतलब उसे टी सेट बनाए जाते हैं, ग्रीन कलर का ये पत्थर है, वाटर सेट बनाए जाते हैं, सब्ज हिलाली परचम जब हम रिपोर्ट देख रहे थे तो वो बनाया गया। तो बेशुमार इस पत्थर के फ़वाइद भी हैं। फ़वाइद में से मतलब अगर दांत का दर्द हो तो इसका पाउडर जो है वो इस्तेमाल करके दांत का जो दर्द है उसको दूर भगाया जा सकता है। पता नहीं, अभी मैं इसके बारे में आई एम नॉट 100% श्योर, हो सकता है लोकल लोग समझते हो ये, वो इलाज भी करते हो। आप क्या बात करने लगे? पता नहीं, पत्थर किसका आप कोई बात करने लगे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जी हरमीत, मैंने कहा जो रोमा ने बात की ना, इसमें बिल्कुल शक है नहीं कि जो ये मादनियात के जितने भी ज्यादातर हमारे यहाँ भी है, तो ये दांत में रखो तो दर्द काफी दूर कम ही पड़ जाता है, काफी और काफी सारी चीजें वहां पे है इन इलाकों में। शुमाली इलाकाजात की हम बात करें या इसके आसपास के हवाले से, तो ये जो केमिकल के अब आज टॉपिक था, तो मेकअप में भी काफी सारी चीजें यहाँ से इस्तेमाल होती हैं, इन्हीं पत्थरों के यहाँ पे लाया जाता है और उसके बाद तमाम क्रीम वगैरह। अच्छा, इस पत्थर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अगर कोई जहरीला इफेक्ट आपकी बॉडी में आ गया तो उस हिस्से पर अगर आप पत्थर मला जाए, रगड़ा जाए, तो वो उसका जो असर है वो जाहिल हो जाता है। अब ये पता नहीं इनमें सच्चाई कितनी है, ये तो वही इंफॉर्मेशन है जो हम तक पहुंची है मेरे ख्याल में। लेकिन ये नहीं है, जितने भी दूर दराज इलाके होते हैं ना, जाहिर है मेडिकल साइंस में वहाँ उस तरह से उसकी रसाई नहीं होती, तो वहाँ पे इस तरह की मिथ्स क्रिएट हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अभी जो टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने अपने तौर पे एक बीड़ा उठाया हुआ है कि जितना ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। हमारे प्रोग्राम में अक्सर ऐसे पैकेज रिपोर्ट्स वगैरह चलती रहती हैं, और मैं अभी बताने लगा था आप लोगों को हुंजा के बारे में कि हुंजा की जो कारपेट इंडस्ट्री है वो इस लिहाज से यूनिक है कि उसमें तमाम रंग, उसमें कलर जो किए जाते हैं ऊन को, वो तमाम के तमाम नेचुरल होते हैं, उसमें कोई केमिकल किसी तरह का नहीं होता। इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ के जो बैग्स बनाते हैं, टोपियाँ बनाते हैं, आप देखें, आप देखते रह जाते हैं। लेकिन फिर यही बात है कि वो नेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में उस तरीके से उसकी रसाई नहीं है। अभी जो सयाह हैं जो पूरे पाकिस्तान से आते हैं या इवन बैरून मुल्क से आते हैं, वो इन चीज़ों को जो है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, खरीदते भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता बाकी जो पाकिस्तान के दीगर शहर है वहाँ पर। लेकिन पहले चलकर हम आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जो कि जहर मोहरा पर है, एक पत्थर है, बहुत खूबसूरत पत्थर है बल्तिस्तान का। पहले चलकर इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। बल्तिस्तान के पहाड़ों में बेपनाह मादनियात छुपे हुए हैं। इन्हीं में से एक जहर मोहरा है। यहाँ के बासी इस पत्थर से मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, जिनमें सयाह खसूसी दिलचस्पी लेते हैं। जहर मोहरा पत्थर से टी सेट, वाटर सेट, लॉकर, सब्ज हिलाली परचम और डेकोरेशन की दीगर अशिया बनाई जाती हैं। ये पत्थर जिस्म से जहरीले असरात के खात्मे के लिए भी मुफीद माना जाता है। यहाँ के मकामी लोग इस पत्थर के पाउडर को दांतों के लिए भी फायदेमंद समझते हैं। बल्तिस्तान आने वाले सियाह इस पत्थर से बनी मुख्तलिफ अशिया में खसूसी दिलचस्पी लेते हैं और अपने अजीजों के लिए इस पत्थर से बनी अशिया के तहाइफ भी साथ ले जाते हैं। मुल्की और गैर मुल्की मार्केटों तक रसाई न होने की वजह से ये पत्थर सिर्फ यहाँ तक ही महदूद होकर रह गया है। अहले इलाका का कहना है कि अगर मार्केटों तक रसाई मुमकिन हो तो इसकी मांग में इजाफा हो सकता है। गुलजार शिकनी।
बड़ा खूबसूरत ये पत्थर है और मैं देख रही थी कि जो बल्तिस्तान के लोग हैं वो कितने स्किलफुल और टैलेंटेड हैं। इतनी खूबसूरत चीजें बनाई थी, टी सेट था, वाटर सेट था, वो जो परचम एक बना हुआ था, किस कदर बिल्कुल वो उनकी शॉप से देखें। अच्छा, बड़े खूबसूरत लोग हैं, वैसे भी मासूम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप टूरिज्म के हवाले से अगर निकलना चाहें, ये वो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ पे क्राइम रेट ना होने के बराबर है। आप बड़े सुकून से अपनी फैमिली के साथ उन इलाकों में जा सकते हैं। जी हरमीत। हाँ जी रऊफ साहब, मैं वही कह रहा था, बिल्कुल आपने बात की क्राइम रेट के हवाले से, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बड़े भोले भाले और बड़े प्यारे लोग हैं और विजिटर जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं तो बड़े प्यार से रिसीव किया जाता है। बल्कि आप भी गए और हम भी थोड़े बहुत वहाँ पे गए तो बड़े प्यारे लोग, बल्कि वहाँ की जो खूबसूरती है वो भी कमाल की है। खूबसूरती भी कमाल किया। वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हुंजा की साइड पे तो लिटरेसी रेट तकरीबन 90% से ज्यादा है। इधर बल्तिस्तान की साइड पे थोड़ा सा कम है, लेकिन वहाँ पे भी कंपैरेटिवली, लेकिन वहाँ पे भी बड़ी तेजी से मतलब हो रहे हैं। अच्छा, मैं उस हवाले से एक बात बताऊँ, बल्तिस्तान से आगे इलाका है, फिर ये स्कर्दू से मतलब निकलते हैं आप, बल्तिस्तान से आगे चलते हैं और ये जो आपके सियाचिन वगैरह का इलाका यहाँ से निकलता है, तो आगे माउंटेनियर्स वगैरह बहुत आते हैं। तो एक बड़ी ग्रेग मोर्टेंसन ने एक किताब लिखी थी, 3 कप्स ऑफ टी। अच्छा, आगे जो छोटे छोटे देहात हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि जनाब, और वो 3 कप्स ऑफ टी वो कहता है कि वो उनके यहाँ रस्म है। अच्छा, कि जो हमारे साथ 3 कप चाय के पीता है वो इस तरह से होता है जैसे हमारा खून का भाई बन गया। अच्छा, तो ग्रेग मोर्टेंसन ने उसी हवाले से, रोहमा ने 4 कप पी ली तो सर फिर क्या होगा? तो ग्रेग मोर्टेंसन की किताब आप लोग जरूर पढ़ें, 3 कप्स ऑफ टी उसका नाम है। और वो ग्रेग मोर्टेंसन एक आपके लिए स्याह भी था और माउंटेनियर भी था। वो आया था यहाँ पे, लेकिन वो अपने काफिले से बिछड़ के मरने के करीब था जब उसको एक लोकल बल्तिस्तानी ने वहाँ पे बचाया, उसकी जिंदगी बचाई, अपने गांव में लेके आया, वो वहाँ पे उनका मेहमान रहा और उसको 3 कप चाय पिलाई। उसको तो कई कप चाय पी लेकिन वो वहाँ पे जब उनके साथ रहा तो फिर उनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई और उसने अमेरिका जाके बेपनाह फंड्स इकट्ठे किए और उसने बल्तिस्तान के इलाके में बहुत सारे स्कूल खोले हैं बच्चों की तालीम के लिए। ये स्कूल अब भी कायम है। तो मतलब ये बड़ी एक दिस इज इट, ये सारी स्टोरी थी, हमने सुन ली। मतलब हम किसी भी टूरिस्ट स्पॉट को जब डिस्कस करते हैं तो एक तो ये बात होती है कि रऊफ साहब लाजमी उस जगह पर गए होते हैं, फिर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैं पर्सनली भी बहुत एंजॉय करती हूँ। लेकिन अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो PSL पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कल PSL में 2 मैचेस खेले गए, दोनों इंतहाई दिलचस्प मुकाबले हुए। पहला मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी था, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद अपने नाम कर लिया। दूसरा जो मैच था वो कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स था, जिसमें कराची किंग ने मैदान मारा। सबसे पहले हम इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच की बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, के आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इरफान, सबसे पहले ये बताएं, बड़ा जबरदस्त मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और बहुत बड़ा स्कोर कर लिया, लीग का अब तक का सबसे बड़ा। तुम्हारी आवाज में वो जज्बा नहीं है मैच के हवाले से जो है ना, वो होना चाहिए। आज सनसनीखेज मुकाबला जैसे कहती थी, आज जब कहना चाहिए था तो आज बोला। आज है मुकाबला कहा था, नहीं सनसनीखेज बोलना चाहिए। रिकॉर्ड स्कोर किया 247। लाहौर की हार की वजह से रोहमा की यही हालत है। आज यानी रिकॉर्ड स्कोर हुआ और उस रिकॉर्ड स्कोर को चेस करने के लिए बहुत जोर मारा। जी। लेकिन वो जो है ना, ज़ौक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। वो मतलब गजल में तो नहीं है, क्रिकेट में मारा, तो बहुत जोर मारा और लेकिन उसके बावजूद पहुंच नहीं पाया। देखिए, रऊफ साहब यही हम बात करते आ रहे थे कि T20 क्रिकेट के अंदर मजा ही यही है कि आप इसी तरह की बैटिंग करें। और जो पावर हिटिंग उस्मान ख्वाजा की तरफ से शुरू में मनरो ने दिखाई और फिर शुएब मलिक ने उसको भी बाद में दूसरी तरफ से भी खेला, तो ये ब्यूटी थी इसकी। रदरफोर्ड ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। तो ये खूबसूरती थी कि सारी टीम ने बड़ा जबरदस्त एक कम्बिनेशन डेवलप होता जा रहा है टीम्स का। जो हम बात करते हैं कि फॉरेन प्लेयर और लोकल प्लेयर का एक कम्बिनेशन बनता है और टीम बिल्ड होती है, वो हमने देखा कि अब मोमेंटम गेन कर रही है टीम्स। खासतौर पे हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मोमेंटम गेन कर चुकी है, वो अनबीटेबल टीम बनती चली जा रही है। इवन दो उनके मेन प्लेयर नहीं थे कल,
2-3 मैच तो उन्होंने ऐसे जी आसिफ उन्होंने जीते हैं कि जो हैरान कुन है। पहले भी मोहम्मद की जो पहले भी इनिंग थी, मतलब पहले उसने खेली उस वक्त 80+ उसने रन किए थे मेरे ख्याल में, इस वक्त उसने मतलब वो मारा ऐसा था कि जिसकी बात नहीं। उसके बाद कल की इनिंग उस्मान ख्वाजा। अच्छा, उस्मान ख्वाजा के बारे में खास तौर पे हम ये बात कर लें कि उस्मान ख्वाजा टेस्ट का प्लेयर है, उसको कभी भी शॉर्टर वर्जन के प्लेयर के तौर पे नहीं जाना गया, लेकिन कल उसने कमाल किया है। मतलब जी बिल्कुल। देखिए इसमें ये माइंडसेट की बात है, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो क्लियरली हमें डिफरेंस नज़र आया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप इसलिए भी मुबारकबाद दीजिए कि कल उन्होंने बहुत बोल्ड डिसीजन किया कि उन्होंने शादाब को बाहर कर दिया। वसीम जूनियर उनके मेन स्ट्राइकर हैं बॉलिंग में, उनको भी नहीं खिलाया, उनको रेस्ट दिया। लेकिन उस्मान ख्वाजा ने उनकी जगह आकर बड़ी जबरदस्त। जी मैं यही एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि उन्होंने अपने कैप्टन को और वसीम को बाहर बिठाकर रेस्ट देकर उन्होंने अपनी नए लोगों को आजमाया, और नए लोगों को आजमाने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड फतह भी हासिल की। और उस्मान ख्वाजा की जहां तक बात आप कर रहे हैं, उस्मान ख्वाजा देखें, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अगर मुझे आप 1 मिनट दें। ऑल टाइम ब्रिलियंट बैट्समैन और लेजेंडरी बैट्समैन ब्रायन लारा क्या कहते हैं इस बारे में, T20 की बैटिंग के बारे में? वो कहते हैं कि जब कोई भी बैट्समैन जो है 2 शॉट्स जो T20 की स्पेशलिस्ट शॉट्स हैं, पैडल स्वीप और रिवर्स स्लॉक स्वीप खेलने के लिए जाएगा, तो उसकी टेक्निक जो है वो हार्म हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी, वो टेक्निकली अच्छा नहीं रहेगा। सो उन्होंने कहा कि फिर दुनिया का एक बैट्समैन ऐसा है कि जो तीनों फॉर्मेट्स के लिए बेहतरीन है, के एल राहुल इंडिया के बैट्समैन है। सो उस्मान ख्वाजा क्योंकि टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, सो आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ी सी मेहनत करके T20 में अपनी जगह बनाएंगे। और कल उन्होंने साबित किया कि उन्होंने किसी भी एक बॉलर को उन्होंने स्पेयर नहीं किया, सेट हुए। और ये बात होती है आपकी कैप्टनसी की कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और एंड तक टीम को लेके जाते हैं, तो उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और वाकई इरफान साहब ने ठीक कहा कि उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है, इस्लामाबाद अनबीटेबल हो गया। बिल्कुल अनबीटेबल तो हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो कि फाइनल मैच भी जो है उसमें भी हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आए, लेकिन पेशावर होना चाहिए ऐसा होना। उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस्लामाबाद ने इतना बड़ा टोटल किया क्योंकि वो वही टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है। दे आर नथिंग टू लूज, वो अपनी जगह बना चुके थे, वो फ्रीडम के साथ खेले, कोई फेयर एलिमेंट नहीं था, उन्होंने प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया और वो दे वेंट फॉर द किल और उन्होंने फिर अटैक किया। तो ये एक बड़ा स्कोर करने के पीछे, और जो PSL का हाईएस्ट टोटल भी बना दिया उन्होंने। तो ये सारी इन चीजों के फैक्टर्स यही थे कि पीछे कोई स्केयर एलिमेंट नहीं था कि हम कहीं हार ना जाए। अच्छा, हजरतुल्लाह वो जो इमामुल हक हैं वो कल अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, उनके बारे में आप देखिए इट हैपेंस इन T20 के आपके सब प्लेयर नहीं परफॉर्म करते, हर टीम में आप देखेंगे कि 2-4 प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं। बट दूसरी तरफ हमने देखा आसिफ अली में एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि वो हर मैच में परफॉर्म करना शुरू हो गया। बट लेकिन वही आप वाली बात के इंटरनेशनल सर्किट में इरफान, उसमें आप देखिए ना, वंस अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होमवर्क करती है। आप देखिए कि वो देख रहे थे कि उनकी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी गई है, तो उन्होंने कहा कि इस जो स्ट्राइक रेट है इसको मेंटेन करना है। उन्होंने अपने दूसरे बैट्समैन उनको डाउन किया और आसिफ अली को ऊपर भेजा। आसिफ अली ने फैबुलस इनिंग्स खेली नो डाउट, और उनकी जो शॉट्स है ना स्लॉग वाली, वो कल उनको सपोर्ट करी थी, उनकी लक भी बहुत अच्छी थी। सो कल सारी चीजें इस्लामाबाद यूनाइटेड के हक में जा रही थी। और हजरतुल्लाह जज़ई के बारे में आपने जो बात की, आकिफ जावेद ने उनको बहुत अच्छी बॉल की। इरफान, इट वाज ट्रेमेंडस बॉल, उन्होंने प्रॉपर उनको आप यूं करेंगे डिसीव करवाया। सही। हरमीत, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं आसिफ पाजी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि शादाब के बारे में वैसे भी हम तनकीद बड़े करते रहते हैं, लेकिन कल देखा कि उसके बगैर भी टीम ने इतना बड़ा स्कोर, तो क्या आगे ऐसे ही कैरी कर सकते हैं? पाजी ना हो तो, शादाब ना हो तो, फिर भी मतलब इस्लामाबाद जिस तरह आपने मैनेजमेंट की बात की तो बड़ी मजबूत है। इरफान से पूछना फिर आप। उसमें देखिए शादाब का जो एनर्जी लेवल लेके आता है टीम में, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जिस तरह का लेके आता है। बट एक मेरा मानना ये है कि आपके अब जो प्लेयर्स हैं वो स्ट्राइक रेट को एनहांस करना पड़ेगा। हम आगे जाके बाबर पे भी बात करते हैं, आपने देखे कि उसके 54 रन किए और स्ट्राइक रेट उसका 120 था, और पहले उसने जो 50 की ऑलमोस्ट 46 बॉल पे की, तो ये वर्केबल नहीं है। सॉरी टू से आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, बट अगर आपने T20 में एनहांस करना है तो आपको करना पड़ेगा। आपके सामने एग्जांपल है, शान मसूद अच्छी इनिंग्स खेले, अभी कल ख्वाजा ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो ये 100-120 वाला स्ट्राइक रेट वाली चीज नहीं है। आसिफ ने 317 के स्ट्राइक रेट के ऊपर 13 बॉलों पे 43 रन स्कोर किया। तो ये एनर्जी लेवल, ये मोमेंटम, बड़ा स्ट्राइक रेट, ये अब आपको PSL में भी देखना चाहिए, और ये वर्ल्ड कप तक भी आप देखेंगे, अब जितने भी मैचेस रह गए टीम्स के,
ये T20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्ट्राइक रेट 200 से कम मेरा नहीं ख्याल ये एक्सेप्टेबल होगा आगे, जो जिस तरह साइंटिफिक क्रिकेट होती जा रही है। शोएब मलिक की इनिंग की भी बात कर लें, मतलब उससे जैसा चेस कर रहे थे, सेट हुआ है, उसके बाद उसने मारना शुरू किया है और आसपास के उसके बैट्समैन उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे उसको, सिवाय 1-2 के। लेकिन यह है कि शोएब ने कल अच्छी इनिंग खेली है। मतलब शोएब मलिक की जो इनिंग्स थी उसके अंदर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो शोएब मलिक का एक खास क्रिज्मा है वो कल नजर आया और वो सेटल डाउन हुए, फिर उन्होंने प्रॉपरली जो उनको लूज डिलीवरी मिल रही थी वो उन्होंने बिल्कुल उसको स्पेयर नहीं किया। और कल के ट्रैक को आपको मुबारकबाद देनी होगी, जो कल पिच तैयार की थी, जो इंडियन क्यूरेटर हैं मोहन, उनको आप मुबारकबाद देंगे कि बड़ी कमाल पिच उन्होंने तैयार की। और उसमें जो है वो आप देखें कि 40 ओवर्स में 25 छक्के लगे, 45 बाउंड्रीज लगी। सो सारे बैट्समैन और खासतौर पर शोएब मलिक, देखें शोएब मलिक को एक बात है वो सब याद रखिएगा कि शोएब मलिक जब भी 20 से 25 रन बना लेंगे तो फिर वो लंबी इनिंग्स के लिए जाते हैं, उनका ये एक रिकॉर्ड है। सो अगर आपने उनको आउट करना है तो 25 से पहले आप उनको आउट करेंगे। अगर 25 पर ना किया तो फिर लंबी इनिंग्स खेलने के लिए अच्छी बात है। जी हरमीत। नहीं, मैं वही आसिफ की बात सुन रहा था कि बिल्कुल कल जो रन्स हुए हैं तो यकीन माने पीएसएल के जो रंग थे दोबारा वो लौट आया और मजा ही आया, क्योंकि इसी तरह अगर छक्के चौके लगेंगे तो जो जितने भी शौकीन क्रिकेट उनको मजा भी आता है ऐसे देखने का, और ये जो खेलते हैं तो हम भी बड़ा एंजॉय करते हैं। उसमें 2 चीजें थी ना, एक तो विकेट बहुत अच्छी बनाई क्रिकेटर ने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। साथ ड्यू फैक्टर आना खत्म हो गया, दूसरा दिन है। ड्यू फैक्टर ना आने की सबसे बड़ी वजह जो मेरी उधर बात भी हुई कुछ मैनेजमेंट के लोगों से कि जब ब्रीज चलती है शाम के टाइम, तो जब ब्रीज आती है तो फिर ड्यू नहीं आती, तो उससे क्या हुआ कि वो ऑब्वियसली बॉलर को भी अच्छा बॉल कर रहा था, उसकी बॉल थोड़ी बहुत स्विंग भी हो रही थी, बैट्समैन के लिए भी एक कन्वीनियंट पेस आ रहा था। बॉलर्स के लिए तो कल बड़ी मुश्किल थी। हाँ। दूसरे मैच की तरफ चले जाते हैं। एक चीज अगर मैं ऐड कर दूं, वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी इरफान ने स्ट्राइक रेट के हवाले से। इरफान, इसमें आप देखिए कि दुनिया के जो दूसरे बैट्समैन हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, एबी डिविलियर्स हैं, और एबी डिविलियर्स को तो 360 एंगल कहा जाता है कि आप उनको कहीं से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अब अनप्लेबल डिलीवरी के ऊपर भी वो छक्का लगा सकते हैं। एंड्रे रसेल हैं, कैरन पोलार्ड हैं जो हार्ड हिटर हैं। अब ये पूरा दिन जो है सिर्फ हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ये सिर्फ देखते हैं कि हमने अनप्लेबल डिलीवरी को फेंस के बाहर कैसे पहुंचाना है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं इस तरफ तवज्जो कम दे रहे हैं, जिस तरह आप बाबर आजम की बात करें। अच्छा, दूसरे मैच की तरफ आ जाए। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, क्या मतलब कराची किंग्स की इनिंग्स पर आप क्या कहेंगे, कैसे खेले वो, और लाहौर कलंदर्स की शिकस्त उस पे आप क्या? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मायूस किया लाहौर कलंदर्स ने, और एक दफा फिर मायूस किया हफीज, एक दफा फिर आपकी बात सही है, एक दफा फिर मायूस किया हफीज ने। मायूसी रोमा के चेहरे से नजर आ रही है नहीं, ये सिर्फ और रोमा के बैठ के हरमीत को नजर आ रही है, तो फिर हमारा देखो हमें सनसनी नजर नहीं आई थी। सनसनी आ गई थी। अब बात जारी है, क्योंकि शुरुआत में जिसने स्टार्ट ली तो ज़ाहिर बातों से समझ आ गई मुझे। देखिए फखर जमान और जिस तरह रऊफ साहब कह रहे थे ना, जो हमारी नेशनल टीम का स्क्वाड है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। फखर जमान ओपनर है हमारे, और कल वंस अगेन इरफान मिड विकेट के लिए थे, और आप उनको देखें कि उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि मेरे साथ टॉप ऑर्डर एक दफा फिर फ्लॉप हो गया और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, टीम को जितवा के जाना है। ये जो माइंडसेट है ये पता नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स। अच्छा चलिए, ये तो हो गया दूसरा मैच भी डिस्कस। अब आज के मैच पर आ जाते हैं, वक्त बहुत मुख्तसर है हमारे पास। मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स, किसके साथ आपका वोट जाएगा? उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लाहौर कलंदर तीनों मैच जीते हुए हारा है। कल भी एंड में भी डेविड और जो फॉकनर खेल रहे थे तो उनकी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो मैच उनकी टोटल कंप्लीट हैंड में था और उन्होंने गवा दिया। तो ये अगर लाहौर कलंदर को आगे एक्सेल करना तो बहुत मुश्किल होगा। कल हम पॉइंट टेबल पे भी लंबी डिस्कशन करेंगे। अभी बात करते हैं आज के मैच में। मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो मोमेंटम सबसे अच्छा गेन कर गई है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर बोला जाता है कि सक्सेसफुल टीम वही होती है जो मोमेंटम गेन करती है। तो जो हम कोयटा की भी बात कर रहे थे, मोमेंटम नहीं बन पा रहा उनका, तो ये इसलिए सबसे डेंजरस और लीथल साइड मुझे नजर आ रही है। लाहौर अगर आज हार गई तो फिर खतरे में पड़ जाएंगे लाहौर। फिर रन रेट के ऊपर काफी आ जाएगा, तफसील से हम बात करने की पोजीशन में रन रेट के पॉइंट टेबल के ऊपर इस टाइम दो टीमों का 8 पॉइंट है, 2 के 10 है, तो ये इवेंचुअली शावर जल्मी के मैचेस कुछ कहना काबिल इस वक्त कल हमें सारी सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी और रन रेट के ऊपर मेरा ख्याल है ये डिसीजन आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड तो कर चुकी है। 3 टीमों के दरमियान
ये फाइट होगी, कौन सी दो टीमें जाती मैच जीता कौन नजर आ रहा है, प्रेडिक्शन करिए। देखिए मैं तो अब लाहौर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे वोट मुल्तान सुल्तान के साथ। आपका वोट मुल्तान सुल्तान। क्रिकेट अच्छी ज्यादा, मुल्तान सुल्तान अच्छी खेल रही है। अच्छा, ये आप मिला जुला बयान दे रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए ना, मुल्तान सुल्तान बेहतर क्रिकेट खेल रही है। हाँ, सियासी बयान अभी है टाइम हमारे पास, मतलब बिल्कुल वक्त बहुत मुख्तसर है, आप पूछ लें जो पूछना चाहते हैं। ठीक है, पॉइंट टेबल की तो हम कल बात करेंगे, लेकिन मतलब ये है कि अगर आज का मैच लाहौर हार गया तो काफी जरा मुश्किल में आ जाएगा। मतलब अगर उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई करना तो ये मैच जीतना उनके लिए मैंडेटरी है। तो अगर मतलब आज के मैच को लाहौर के लिए कम से कम एक जैसे सेमीफाइनल डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, डू एंड डाई वाली बिल्कुल सिचुएशन है। और देखना ये है, अब ये कल पता लगेगा कि मुल्तान सुल्तान जीता है या लाहौर कलंदर। इसी के साथ ही हमारा आज का शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।